तो हम लोग अभी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरण, ठीक है। तो पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या है, इस कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक घना बसा हुआ है, कौन सा विरल है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। ऐसे भी यहाँ पर ज्यादा घनत्व वाले, ज्यादा जनसंख्या क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जमघट का प्रदेश है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है आपका अधिक जनसंख्या के क्षेत्र, ठीक है। तो अधिक जनसंख्या को ह्यूमन एग्लोमरेशन एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन एग्लोमरेशन। तो इसमें हम 3 तरह की कैटेगरी, पूरे विश्व में 3 तरह के ह्यूमन एग्लोमरेशन पाते हैं। पहला तो मेरा है पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, ठीक है। तो पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। पहला हो गया पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया। ये विश्व का सबसे सघनतम या सर्वाधिक जमघट का प्रदेश है, ठीक है। और इसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे के सारे शामिल हैं। चीन, जापान, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी शामिल हैं। अब इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो देखें 3 भाग हैं। पहला है आपका पूर्वी, दूसरा है दक्षिणी और तीसरा है दक्षिण पूर्वी। ये 3 भाग हैं। तो हम एक एक करके देख लेंगे। पहला है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन शामिल है? सबसे पहले बता दूं कि पूरे विश्व का 1/4 पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस हिस्से में रहती है, जो कि पूरे विश्व का 27% हिस्सा है लगभग। यानी 27% जनसंख्या इस पूर्वी एशियाई देशों में रहती है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वह है चीन में, ठीक है। चीन की जनसंख्या कितनी है जी? 130 करोड़, जो कि पूरे विश्व का 25% है अकेले। दूसरा है जापान, ये है 12.5 करोड़, 5 या 8 करोड़, ठीक है। और तीसरे स्थान पे आता है कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य 4.8 करोड़, ठीक है। अगर हम कुल मिला दें, इस सबको जोड़ दें, तो ये हो जाता है 160 करोड़, 160 करोड़, यानी 27% के लगभग, ठीक है। तो पूर्वी एशिया विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या या जमघट वाला प्रदेश है। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जमघट वाला प्रदेश आता है दक्षिणी एशिया। और दक्षिणी एशिया में शामिल है कौन? खास करके 10 डिग्री से
40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का प्रदेश शामिल है, और इसमें शामिल है आपका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सबसे अधिक जनसंख्या, इस तीनों की जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाती है 139 करोड़। 139 करोड़। जहां पूर्वी एशिया में 160 करोड़ की जनसंख्या रह रही है, वहीं इस दक्षिण एशिया में 139 करोड़, यानी 299 करोड़ जनसंख्या इसमें आ गई सीधा सीधा। ठीक है। इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें, तीसरा जो इसका हिस्सा है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, तो इसमें सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, वर्मा या म्यांमार जिसको आप कहते हैं, ये सारे देश इसमें शामिल है। तो ये था पहला हिस्सा ह्यूमन एग्लोमरेशन का, पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। इसी का दूसरा हिस्सा, ये नंबर हो गया। अब ए नंबर के बाद हम बी नंबर देखते हैं। ठीक है, इसी के नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें आता है उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती रोग। उत्तरी पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। अच्छा, ये लिखाने के साथ साथ हमें इसका कारण भी बताना था। तो पहले मैं कारण बता दूं कि इस हिस्से में, यानी कि इस ए नंबर वाले हिस्से में कारण की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पहले कारण जोड़ लीजिएगा तब बी नंबर आइएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मॉनसूनी जलवायु। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नदी घाटी व जलोढ़ मृदा का मैदान। देखिए, ये जो मैदान है, पहला नंबर की समतल है, इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। पहला है समतल होना, दूसरा उपजाऊ, और तीसरा सबसे बड़ी बात है ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी मतलब कि भूमिगत जल उपलब्धता, सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। और यही कारण है कि इसके इन कारणों के चलते इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सालों भर चावल की खेती संभव है। जहां सालों भर खाने के लिए अनाज उपलब्ध होंगे, वहां जनसंख्या नहीं बसेगी तो कहां बसेगी। और इसके ऊपर सबसे तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास, क्योंकि इस क्षेत्रों में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों के आधार पर विश्व के बृहत्तम औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्रों में स्थापित है। ये भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में सघनतम या अधिकतम जमघट के, विश्व के सबसे बड़े जमघट का यही मौलिक कारण है। ठीक है, तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया में विश्व के सबसे बड़े जमघट के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है जलोढ़ मृदा और समतल भूमि। दूसरा कारण है जल की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है।
तीसरा कारण है मॉनसूनी जलवायु, चौथा कारण है औद्योगिक विकास की दशाएं। ठीक है, सस्ते मजदूर उपलब्ध है जिसके चलते उद्योग स्थापना का लागत जो है वो कम पड़ जाता है। ये इसके प्रमुख कारण है। आवाज जा रही है, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? सर आ रही है। ठीक है, श्वेता हेम्ब्रम आप शामिल हैं? सर उपजाऊ के नीचे क्या है, हिंदी में क्या है उसका? कहाँ? हाँ उसी का सर, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, भूमिगत जल की उपलब्धता। सर थोड़ा साइड होइएगा ना। हाँ, चलिए तो ये हो गया आपका इसका माइक ऑन है जी, ऑफ कर लो। ऊपर के हिंट से मिटा दूं? यस सर, ठीक है सर। नो सर। आइए सर, आगे आधा ही मिठाया हूँ, आधा नीचे का है। चला गया। आइए सर, नहीं जाइए जाइए सर। माइक सर ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। चलिए अगला है उत्तरी पूर्वी और मध्यवर्ती यूरोप। उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप। देखिए, उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जनसंख्या बसाव का कारण है। सबसे पहले बता दूं कि इसकी अधिकतर जनसंख्या जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। ठीक है, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या बसी हुई है। और इसकी सघनता जो है, इसमें भी सर्वाधिक सघनता जो है वो 45 डिग्री से 55 डिग्री के बीच पाई जाती है। यानी 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। और यहाँ की सघनता का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक विकास। चूंकि इस क्षेत्र में नदी घाटियों के मैदानी क्षेत्र तो है, लेकिन सालों भर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का प्रभाव है। ठीक है, सालों भर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, इसमें सालों भर फुहार के रूप में चक्रवातीय वर्षा, शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। मौसम ठंडा रहता है और पश्चिमी हिस्से में खास करके काम करने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत मतलब कि काम करके आदमी थकता उगता नहीं है। ये स्थिति, क्लाइमेट इतनी बढ़िया होती है। ठीक है, मानव बसाव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि इस हिस्से में मानव बसाव सबसे ज्यादा है। और इस बसाव का सबसे बड़ा कारण कृषि नहीं है। जैसे आपने दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी एशिया में और पूर्वी एशिया में पाया, यहाँ पर मौसमी जलवायु और नदी घाटी का जरूर मैदानी क्षेत्र है। इस उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ पर सालों भर खेती संभव है। तो वैसे यहाँ पर मतलब कि मैदानी क्षेत्र तो है, नदी घाटियों द्वारा बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, लेकिन ये बहुत कटे फटे हैं। दूसरा नंबर कि कृषि का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा अगर कृषि का विकास हुआ है तो वो है औद्योगिक विकास।
और इसी औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पर जमघट पाए जाते हैं। ठीक है, ये और इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों को बेचना नहीं है, ये कृषि उत्पादन अपने भरण पोषण के लिए किसी तरह से करते हैं। इनका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक उत्पाद बनाना और विश्व के देशों में बेचकर उससे बेहतर मतलब कि ज्यादा मात्रा में पैसे कमाना, इनकम करना। ठीक है, ये इनका सर्वप्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर जनसंख्या की सघनता का कारण ये है। फिर भी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस क्षेत्र में निवास करती है। इसी तरह से अगला है आपका, नीचे मिटा देता हूं, उत्तरी माइक ऑफ कीजिए, रजनी माइक ऑफ कीजिए। उत्तर अमेरिका, इसमें अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जनसंख्या सर माइक ऑन किया है। पश्चिमी देशांतर के पूरब स्थित है। दूसरी बात कि 90% पॉपुलेशन जो है माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। ठीक है, यूरोपियन देशों से प्रवासित होकर बसी हुई है इस तो। लेकिन अब रहा सवाल कि इसके इसी हिस्से में बसने के या होने के बड़े कारण क्या है। तो पहला नंबर यहाँ पर औद्योगिक व नगरीय विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, दूसरा है कृषि क्षेत्र की प्रचुरता। ठीक है, हाँ, औद्योगिक और नगरीय विकास ज्यादा हुआ है, कृषि क्षेत्र की प्रचुरता भी है, तो ये कारण है इसके। सर सी में उत्तर पूर्वी क्या अमेरिका है सर? सी में उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका है, या आंग्ल अमेरिका कह सकते हैं। हो गया आप लोगों का? अब आ जाइए मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र।
ठीक है। तो मध्यम जनसंख्या में नई और पुरानी दुनिया के महाद्वीप आते हैं। इसमें शामिल हैं नई और पुरानी दुनिया के महाद्वीप। और इसमें मध्यम जनसंख्या के होने का बड़ा कारण जो है वो ये है कि इसमें भरण पोषण के योग्य जलवायु दशाएं और अन्य परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अनुपयुक्त भरण पोषण की दशाओं का मिलना। जो भरण पोषण की दशाएं हैं जैसे कृषि दशाएं या फिर औद्योगिक विकास की दशाएं, ये उपयुक्त नहीं है। अब रहा सवाल कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो सबसे पहला एशिया एशिया है, खास करके एशिया में पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, पहला नंबर एशिया। तो एशिया में पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश। इस पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है आपका हाँ, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, ये है लेबनान, ये सारे शामिल हैं। दूसरा है आपका दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व यूरोप। दक्षिण पूर्व यूरोप में आपका रोम सागर के पूर्ववर्ती देश, रोम सागर के पूर्ववर्ती देश। रोम सागर भूमध्य सागर को ही कहते हैं, यानी भूमध्य सागर में के किनारे जो पहले से देश मौजूद है वो इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये हो गया एशिया का। दूसरा, इसमें उत्तरी अमेरिका के भी हिस्से शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के 3-4 हिस्से शामिल हैं। पहला कि मध्य पूर्वी भाग, जिसको आप कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य पूर्वी भाग, खास करके मक्का और मक्का की खेती, इस मक्का की और कपास की खेती इस क्षेत्र में होती है। दूसरा है मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश, मैक्सिको प्लस मध्य अमेरिकी देश। इसी में आपका इसी के साथ पश्चिमी द्वीप समूह भी आ जाएगा, पश्चिमी द्वीप समूह भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा, खास करके पश्चिमी और पूर्वी तटीय भाग, इसमें शामिल है। और चौथा है अफ्रीका। इसमें नील घाटी है और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी देश, खास करके मोरक्को, ये सब शामिल है। ये मध्य जनसंख्या जमाव के क्षेत्र हैं।
हो गया? हो गया हो तो बताएं। यस सर। हो गया सर। चलिए ठीक है। मध्य जनसंख्या के प्रदेश के अलावा तीसरा जो प्रदेश है वो है आपका अल्प जनसंख्या। अल्प जनसंख्या प्रदेश, और अल्प जनसंख्या प्रदेश में आपको शामिल है छोटे छोटे पैचेस के रूप में आपको पूरे विश्व में मिलेंगे। जैसे आपका हो गया भूमध्य सागरीय वन के क्षेत्र, दूसरा हो गया जितने विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। इसी तरह से आपका कटंगा प्रदेश अफ्रीका का, ठीक है, पर्वतीय व पठारी क्षेत्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से पश्चिमी चीन, पश्चिमी चीन है, तिब्बत, ठीक है, पश्चिमी चीन है, तिब्बत है, मंगोलिया भी आ जाएगा। इधर आपका यूएसए के ऊपर आप जाइए तो कनाडा का क्षेत्र, अधिकतर कनाडा का प्रदेश, क्योंकि ये कनाडा प्रदेश जो है पूरा का पूरा कनाडा काफी शीत जलवायु का क्षेत्र है। बहुत हिस्से में इसके झीलें मिलती हैं जो कि प्लेस्टोसीन काल में बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ के जमा होने से दबने से बनी और बाद में वो पिघल गई, तो उस क्षेत्र में झीलें पाई जाती हैं। दूसरी बात कि ये कटा फटा काफी क्षेत्र है, नदियों खास करके उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिस्सा नदियों से बहुत ज्यादा कटा फटा है, तो झीलों से भरा है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, बेहतर समतल मैदान जो है इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि कनाडा का अधिकतर प्रदेश जो है अल्प जनसंख्या का क्षेत्र में आता है। कनाडा देखने को बहुत बड़ा सा देश है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। अब चौथी अवस्था जो है विश्व में जनसंख्या जमघट की, वो है विरल जनसंख्या के प्रदेश से निर्जन प्रदेश, निर्जन प्रदेश, ठीक है, या बिना बसे हुए क्षेत्र। तो ये तो आपको बेहतर पता होगा कि बिना बसे हुए क्षेत्र कौन कौन से शामिल होंगे इसमें। तो अति शीत प्रदेश, अति शीत प्रदेश जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, सालों भर पड़ती है, जैसे टाइगर प्रदेश पूरा का पूरा। इसी तरह से अति शुष्क, पानी ही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे होगा, शुष्कता यहाँ के जीवन को खत्म कर देती है। इसी तरह से अति उपाद, अति उष्णार्ध होगा, उपाद नहीं उष्णार्ध, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा वर्षा का प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से अधिक ऊंचाई वाले उच्च पर्वतीय प्रदेश, अति उच्च पर्वतीय प्रदेश, जैसे महान हिमालय के क्षेत्र, यहाँ कोई जनसंख्या नहीं मिलती है, ठीक है। या इसी तरह से जितने विश्व के उच्चतम पर्वत श्रेणियां हैं वहां कोई जनसंख्या नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई के कारण सालों भर चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं, ठंड बहुत ज्यादा होती है, कृषि योग्य कोई क्षेत्र तो होता नहीं है, ठीक है, वनस्पतियों का विकास नहीं होता है, इसलिए ऐसे अति उच्च पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या मिलना संभव नहीं है। अति शुष्क का मतलब कि बहुत हॉट डिजर्ट, जहां बिल्कुल पानी का कोई चांस नहीं है मिलने का, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या नहीं। पूरी तरह से अति उष्ण यानी कांगो बेसिन, इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी ज्यादा वर्षा कि बहुत सघन वनों का विकास होगा, और बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा वर्षा के कारण जनसंख्या निवास कर नहीं होगा। आपको याद है
कि ग्रिफिथ टेलर ने ही, अभी ग्रिफिथ टेलर को आप पढ़े हैं, ठीक है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी पढ़ा है ना। और ग्रिफिथ, आपको याद होगा कि ग्रिफिथ टेलर ने ही सबसे पहले जनसंख्या मतलब कि मानव के बसाव को लेकर एक खास तरह का क्या कहते हैं ग्राफ तैयार किया था, जिसमें एक तरफ क्या कहते हैं आर्द्रता की मात्रा तो दूसरी तरफ तापमान को रखा। आर्द्र बल्ब तापमान और इधर आर्द्रता प्रतिशत में, आर्द्र बल्ब प्रतिशत, ठीक है। और इसके आधार पर बताया कि ये जो क्षेत्र होगा रॉ इन मग्गी और स्कॉर्चिंग, और विश्व के ये प्रदेश जनसंख्या के बसाव के अनुकूल नहीं होंगे, और ये चारों के चारों इसमें आए। अब यहां देखिए, अगर इधर से बढ़िएगा टेम्परेचर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इधर 40, ठीक है। इधर आर्द्रता बढ़िए तो 20, 40, 60, 80, 100, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा है और तापमान कम है। यहां पर आर्द्रता भी ज्यादा है और तापमान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है, तापमान भी बहुत ज्यादा है, तो रॉ हो जाएगा ना जी, और कीन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तापमान और आर्द्रता दोनों बहुत कम है, यानी कि सूखी ठंडी हवा, और सूखी ठंडी हवा इतनी ठंडी होती है, इतनी कीन होती है, इतनी चिल होती है कि हड्डी छेद देती है, हड्डी में कंपन पैदा कर देती है। इसलिए ऐसी जलवायु में भी लोग रहना पसंद नहीं करते। पूरी तरह से विश्व क्या कहते हैं शीत प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु, और ये पूरी तरह से विश्व रेखीय जलवायु, जहां तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च है। मग्गी, तापमान तो उच्च है लेकिन आर्द्रता बड़ी कम होगी, यानी कि पूरी तरह से शुष्क जलवायु का प्रदेश होगा, पूर्णतः शुष्क या अति शुष्क, इसको कहेंगे अति शुष्क, इसको कहेंगे अति उष्णार्द्र, इसको कहेंगे अति शीत, अति शीत किन, और यहाँ क्या होगा शीत के साथ साथ आर्द्र कहते हैं आर्द्रता ज्यादा रहेगी, तो शीतार्द्र, अति शीतार्द्र, ठीक है। निमोनिया हो जाएगा, इसमें सर आवाज में प्रॉब्लम हो रही है सर। उमस का आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज ठीक, अरे मैं बोल ही कह रहा हूं, अभी जा रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है, तो ये अति उष्णार्द्र, ये अति शुष्क, ये अति शीतार्द्र और ये अति शीत, ये ग्राफ जो है इसको क्या कहते हैं क्लाइमोग्राफ, और ये क्लाइमोग्राफ ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, और ये सबसे उपयुक्त जो स्थान बताया था मानव बसाव का वो ये था, मानव बसाव का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान, ये बीच वाला हिस्सा जो है यही मानव बसाव का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होगा, ये बात ग्रिफिथ टेलर ने कही थी।
इसी तापमान और आर्द्रता की दशाओं के संदर्भ में इसने मानव बसाव के स्थान को निर्धारित करने का प्रयास किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्लाइमोग्राफ किसके संदर्भ में दिया गया है? तो मानव बसाव के संदर्भ में दिया गया है। किसने दिया है? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ग्रिफिथ टेलर। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े सर। इसका हेडिंग में क्या देंगे सर? ये जो डायग्राम बना है ये क्लाइमोग्राफ है, इसका हेडिंग यही है, क्लाइमोग्राफ। ठीक है, क्लाइमोग्राफ। बाद में क्लाइमोग्राफ के ही मतलब कि जहां चूंकि आर्द्रता संबंधित आंकड़े हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, तो क्लाइमोग्राफ की जगह पे हीदरग्राफ की रचना की गई और आर्द्रता की जगह पे उसमें वर्षा ले लिया गया। ठीक है, उसको हीदरग्राफ कहते हैं, हाइदरग्राफ। इसमें यह भी पूछता है कि क्लाइमोग्राफ की रचना किन आंकड़ों के आधार पर होती है? तो आर्द्र बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब आर्द्रता के आधार पर होती है, जबकि हीदरग्राफ की रचना तापमान इन डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा इन सेंटीमीटर के आधार पर होती है। बेटा दो। यस सर। वाला बताइए। हेलो। हाँ हेलो सर। सर क्लाइमोग्राफ फिर से बता दीजिए। क्लाइमोग्राफ की रचना ग्रिफिथ टेलर ने की थी और क्लाइमोग्राफ की रचना मानव बसाव हेतु उपयुक्त स्थानों के चुनाव के लिए की गई थी। क्लाइमोग्राफ जो है उसकी रचना आर्द्र बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब आर्द्रता के आधार पर की जाती है। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। क्लाइमोग्राफ की रचना आर्द्र बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब आर्द्रता के आधार पर की जाती है। ठीक है, ये मानव बसाव के लिए ग्रिफिथ टेलर द्वारा रचित किया गया। लेकिन चूंकि हर जगह आर्द्र बल्ब आर्द्रता मौजूद नहीं होती है, आर्द्रता का आंकड़ा हर जगह मौजूद नहीं होता है, वर्षा का आंकड़ा माइक बंद करो। और इसलिए वर्षा क्लाइमोग्राफ की जगह पे वर्षा का जब हम आंकड़ा लेते हैं, वर्षा और तापमान के आधार पर जब हम रचना करते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हीदरग्राफ कहते हैं। सर माइक ऑन कर दिया। श्वेता माइक बंद करो। बंद है, आप ही का माइक चालू है। अब तो लोग यही करना, ठीक है, अरे बंद कर लेगी का, एक बार कर दिया बहुत है। ठीक है, उसी को सुनाई नहीं पड़ेगा ना बंद करेगी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है जनसंख्या घनत्व वितरण, जनघनत्व। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है जी? सर बांग्लादेश। बांग्लादेश में सर। देशों की बात करें तो बांग्लादेश में, लेकिन छोटे देशों की बात करें तो सिंगापुर। ना सिंगापुर के भी पहले एक है मोनाको। वेटिकन सिटी सर। भारत। दूसरे स्थान पे है। वेटिकन सिटी सर। नहीं, वेटिकन सिटी नहीं है, मोनाको है। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर है, देन वेटिकन सिटी है। याद रखिए, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा तो मामला। तो घनत्व जो है, घनत्व का निर्धारण हम 4 कैटेगरी में करते हैं। पहला है मोर देन 100 पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम उच्च घनत्व का क्षेत्र कहते हैं, उच्च घनत्व का क्षेत्र। दूसरा है मेरा 51 to 100% पर किलोमीटर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मध्यम घनत्व का क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है ये निम्न घनत्व का है,
ये 11 से 51% किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, निम्न घनत्व। और चौथा है आपका अति निम्न, ये लेस देन 11% पर किलोमीटर स्क्वायर, अति निम्न घनत्व। तो ये 4 कैटेगरी में हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहला को अगर हम देखें, जहां की 100% पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक घनत्व पाया जाता है, विश्व में 3 क्षेत्र हैं। पहला है पूर्वी तटीय चीन, पूर्वी तटीय चीन। इस पूर्वी तटीय चीन में जो घनत्व है ऑन एवरेज 140 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो घनत्व है, अधिकतम, वो है 1000% पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसमें यांगत्से, क्यांग, डेल्टा शामिल है। ये इसका सर्वाधिक घनत्व का क्षेत्र है। इसी तरह से दूसरा जो मेरा क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, जहां औद्योगिकीकरण के कारण और नगरीकरण के कारण सर्वाधिक घनत्व है। और तीसरा जो है, ये पूर्वी यूएसए, पूर्वी या उत्तरी पूर्वी कहिए, उत्तरी पूर्वी यूएसए, यहां भी औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण सर्वाधिक घनत्व है, ठीक है। औद्योगिकीकरण प्लस नगरीकरण के कारण सर्वाधिक घनत्व। तो ये सर्वाधिक घनत्व के क्षेत्र थे। इसी तरह से इसमें एक और शामिल है, वो है दक्षिणी पूर्वी तटीय चीन के अलावा दूसरा है दक्षिणी एशिया, ठीक है। यहां पर 500 से 1000% पर किलोमीटर स्क्वायर के दर से घनत्व पाया जाता है। जैसे बीडी का मतलब है बांग्लादेश, 1000% पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का जन घनत्व है। ये सर्वाधिक हुआ दक्षिण एशिया में। इंडिया में कितना है जी? इंडिया की बात करें तो ऑन एवरेज मोर देन 400 है कि नहीं? या 384 है? कितना है? तो 382 था, अभी क्या है पता नहीं। 382? यस सर। देख लेना, 400 के करीब में है, ठीक है सर। 382 है सर। हाँ 382 या 84 है, ठीक है, 400 के करीब में है। तो ये दक्षिण एशिया का ये दोनों विश्व के सर्वाधिक घने क्षेत्र हैं, ठीक है। इसी तरह से मध्यम घनत्व की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसमें तुर्की, ईरान, इराक, ठीक है। दक्षिण पश्चिम एशिया, तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसी तरह से यूएसए में भी जो आपलेशियन का क्षेत्र है, ठीक है, आपलेशियन से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर
के बीच का क्षेत्र ये आता है, जहां 51 to 100% पर किलोमीटर स्क्वायर पाए जाते हैं। इसके बाद विश्व के अधिकतर देश जो हैं इसमें शामिल है, और ये जो है ये पूरी तरह से मरुस्थलीय, उप मरुस्थलीय, ठीक है, शीत क्षेत्र इसमें शामिल है। ये घनत्व की दृष्टि से आपका क्लासिफिकेशन ये था। हो गया हो तो आगे बढ़े, बताइएगा। इसमें याद रखने लायक ये है, ये है और ये है, ठीक है। हाँ रिचा बोल रही हो? रिचा है सर, ये 4 नंबर हाँ। वाला जो है। 4 नंबर ना ना सर, इधर इधर ऊपर में। ये जी हाँ, हाँ ऊपर में। लेस देन 11% पर किलोमीटर स्क्वायर, अति निम्न घनत्व का क्षेत्र, जी मरुस्थलीय, सर। मरुस्थलीय तथा शीत क्षेत्र। माइक ऑन करके रख देते आप लोग। कहाँ मलय, माइक तो ऑफ है। तुम्हारा भी जोड़ीदार और है इसमें, लेकिन आजकल वो बोल नहीं रहा है। हम लोग को सर इधर टावर में सर बाज बढ़ गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। वहां सबसे ज्यादा टावर किसका चल रहा है? एयरटेल का? अभी सर बंगाल का टावर है, बंगाल झारखंड का टावर प्रॉब्लम हो गया। बंगाल का एयरटेल का टावर वहां शायद सबसे ज्यादा है। सिम एयरटेल की ले लो। बिहार झारखंड इसमें एयरटेल बहुत काम करता है, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन काम बहुत करता है। सर दक्षिण पूर्वी एशिया तुर्की के नीचे क्या लिखा हुआ है प्लस? ईरान, इराक, सऊदी अरब, इसके नीचे यूएसए है, अपलेशियन से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का क्षेत्र। सर उसके ऊपर जो इंडिया का दिया हुआ है वो कितना है सर? इंडिया का यहाँ दक्षिण नीचे एशिया नीचे। में 5 से 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, बीडी यानी बांग्लादेश 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, इंडिया 382% पर किलोमीटर स्क्वायर। हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। प्रभु आजकल नहीं आ रहा है क्या जी? है सर। वो अच्छा जी जिंदा सर है। है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। जी। देखो
अगला है तुम्हारा विश्व जनसंख्या वृद्धि और उस वृद्धि दर में भिन्नता। और आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है पॉपुलेशन में, इस जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर आ रहा है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है या फिर सबसे कम है। ये क्वेश्चन आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर से आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्वाधिक वृद्धि दर कहां है या सबसे निम्न वृद्धि दर कहां है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और भिन्नता। ठीक है, तो पूरे विश्व को 4 जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर 4 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला है उच्च जनसंख्या वृद्धि, अति उच्च जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र, अति उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र, वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एरिया। ठीक है, और ये जो है इसमें वृद्धि की दर जो है मोर देन 3%, 3% से भी ज्यादा वृद्धि दर है। रहा सवाल कि क्यों ये 3% से ज्यादा वृद्धि दर क्यों है, क्योंकि इसके बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या कहते हैं कि बड़ी असमानता है। पहला बर्थ, मैं केवल BR लिखता हूं, BR का मतलब हो गया बर्थ रेट। ठीक है, ये बर्थ रेट जो है इसमें मोर देन 30% पर 1000 है, जबकि डेथ रेट DR लेस देन 20% पर 1000 है। तो बर्थ 30 से ज्यादा, डेथ रेट 20 से कम, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितना हो गया जी? 10 पर 1000 हो गया कि नहीं? और ये सबसे बड़ा कारण है इस क्षेत्र में 3% से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किया। अब रहा सवाल कि इसमें क्षेत्र कौन कौन से शामिल हैं। तो सबसे पहला है कि अधिकतर अफ्रीकी देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, इन अफ्रीकी देशों में सहारा के दक्षिण के देश, सहारा के दक्षिण के देश पहला स्थान पे आता है। जैसे आपका स्वाजीलैंड, बुरुंडी, ठीक है, युगांडा, ये सारे के सारे देश जो हैं इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। तो अफ्रीकी देश सबसे पहले स्थान पे इस पे आता है। दूसरे स्थान पर आता है मेरा दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया और मुस्लिम देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और मुस्लिम देश। ठीक है, ये इसमें आते हैं। इसके बाद अब अफ्रीका, ये आते, यही दोनों आते हैं। अब अफ्रीका में चले आइए, सहारा के दक्षिण के देश। ठीक है, तो इसमें शामिल है कीनिया, कीनिया है, गैबन, तंजानिया, जायरे, नाइजर, माली, कांगो, युगांडा, लीबिया, देश शामिल है। और दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें,
तो इसमें सबसे आगे आपका सऊदी अरब होना चाहिए। हाँ, सऊदी अरब, यूएई है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, यमन, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे देश हैं। इस पे हम एक बार फिर से और एक बार चलेंगे जहां कहां सर्वाधिक है एक्चुअली और कहां सबसे कम है। तो ये अति उच्च जनसंख्या के क्षेत्र है। एक बात बताओ कि कल इंडिया ने पाकिस्तान से मैच जीत लिया, ये कौन सा गेम था? कप सर। एशिया कप एशिया का कप सर। एशिया कप। एशिया कप कहाँ खेला गया? दुबई में सर। सर। दुबई। दुबई कहाँ पे है? सऊदी अरब सर। यूएई। यूएई सर। कौन बोला यूएई? रजनी? नहीं सर, सऊदी अरब। सऊदी अरब सर। गलत आंसर। यूएई में सर। यूएई में शारजा है, दुबई है, इसी तरह से और 4-5 मतलब प्लेस है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एशिया कप कहाँ खेला गया, तो यूएई। वहां दुबई और शारजा नहीं पूछेगा, वहां सीधा पूछेगा यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान। तो यूएई सही आंसर है। उसके 2 स्थानों पर गेम हो रहा है, शारजाह में और दुबई में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जरा बताना कि अभी भारोत्तोलन में, कुश्ती में बहुत सारे पदक इंडिया ने जीत लिए, 3-4 तो हमको लगता है कि स्वर्ण पदक मार लिया। ठीक है, ये कौन सा गेम है? कॉमनवेल्थ गेम सर। कॉमनवेल्थ गेम। नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, नहीं? जी सर। हाँ सर। हाँ, ये जरा बताओ कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया गया है? क्या इस बार मामला उलझ गया क्या? सर इंग्लैंड में। इंग्लैंड, लंदन। सोच के बताना। सर इंग्लैंड। लंदन सर। इंग्लैंड। इंग्लैंड में, नीदरलैंड? इंग्लैंड में है या इंग्लैंड में सर। इंग्लैंड में सर। इंग्लैंड में सर। हमको तो लगता है कि नीदरलैंड में हो रहा है। नेदरलैंड सर। नीदरलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स। एक बार फिर से देख लेना, कल आंसर देना। बर्मिंघम है सर। बर्मिंघम तो तुम्हारा ब्रिटेन में है ना? आंसर देना, क्योंकि हमने न्यूज सुना था तो हमें याद है कि नीदरलैंड बोला गया था। चलो, उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र। दूसरा है उच्च वृद्धि दर के क्षेत्र। इसमें वृद्धि की जो दर है 2 से 3% पाई जाती है। 2 से 3% पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहां पर बर्थ रेट जो है, बीजी, बर्थ रेट, ये 20 से 30 व्यक्ति प्रति 1000 पॉपुलेशन है। यानी 1000 पर 20 से 30 व्यक्ति पैदा होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं। और डेथ रेट जो है वो है तुम्हारा 15 पर 1000। तो एक तरह से 5 से 15 पर 1000 का ग्रोथ हो रहा है। और ये कारण है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। अति उच्च नहीं है, लेकिन उच्च है। अब रहा सवाल इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 3 तरह के देश शामिल हैं। पहला है एशिया,
दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है लैटिन अमेरिका। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे, हाँ, ये जो ग्रोथ रेट है, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, मंगोलिया, तुर्की, गणराज्य, ठीक है, बांग्लादेश, लाओस, लाओस है ना, हाँ, लाओस है, नेपाल है, फिलीपींस है। ये देश इसमें उच्च वृद्धि दर के देशों में शामिल है। ध्यान से देखो, इसमें इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, मंगोलिया है, नेपाल है, सार्क देशों में नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, 3 सार्क देश शामिल है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है तुम्हारा अफ्रीका, और अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, कांगो, कैमरून, सूडान, और क्या है, इथियोपिया, कांगो के बाद क्या है सर? गिनी, चाड, कांगो के बाद सर कैमरून कांगो है, के बाद कैमरून, मोजाम्बिक, नामीबिया, ये सारे देश हैं। और तीसरा है दक्षिण अमेरिका, या लैटिन अमेरिका। मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, ठीक है, ग्वाटेमाला, ये सब कंट्रीज शामिल है। हो गया? लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट वाला पेरू, बोलिविया, ग्वाटेमाला, पेरू, बोलिविया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। अफ्रीका में है मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, कांगो, कैमरून, सूडान, इथियोपिया, गिनी, चाड, मोजाम्बिक, नामीबिया। देखिए, इसको बहुत ज्यादा रटने उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है
कि उच्च वृद्धि के में कौन है और अति उच्च वृद्धि में कौन है, इंडिया किस में आएगा। ठीक है, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जब डिस्क्रिप्टिव में जाकर पूछ मतलब कि चाहेगा तो वो तब इसी तरह के क्वेश्चन देगा, और यहाँ जनरली क्वेश्चन गलत होते हैं आंसर। अगला है मेरा मध्यम वृद्धि के क्षेत्र, तीसरा नंबर। मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो वृद्धि दर होती है वो 1 से 2% के बीच होती है। अब रहा सवाल कि क्यों, तो इसमें वृद्धि दर 1 से 2% के बीच होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो बर्थ रेट है ये लगभग डेथ रेट 10 और बर्थ रेट 15 के बीच में। बर्थ रेट जो है 10 से 15 और डेथ रेट जो है वो 5 से 10 के बीच में जाती है। तो अंतर निकालेंगे 1000 पर 1000, तो ये निकल के आएगा आपका 5 पर 1000। ठीक है, फिर भी 5 पर 1000 की वृद्धि दर पाई जाती है। तो इसमें शामिल है आपका एशिया सबसे भारत, चीन, कोरिया, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, क्या और श्रीलंका। ये एशिया का देश हो गया। दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील ये शामिल है। चीनी, अर्जेंटीना और ब्राजील। मध्य अमेरिका एल साल्वाडोर और कैरेबियन द्वीप। ये इसी तरह से आपका यूरोप में आइसलैंड, आर्मेनिया, अजरबैजान, अल्बानिया, माल्टा, ठीक है, और साइप्रस। आइसलैंड लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये क्षेत्र है। बहुत शीत जलवायु है, लेकिन आर्द्रता भी खूब है, वर्षा भी खूब होती है, रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन, लेकिन तापमान बहुत कम है। यहाँ पर माइग्रेशन के चलते इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आर्मेनिया, अब सीधा आर्मेनिया, अजरबैजान, अल्बानिया, माल्टा, साइप्रस, ये भूमध्य सागरीय यूरोपीय देश है, ठीक है, जहां पर जनसंख्या अभी भी उच्च वृद्धि है, क्योंकि ये विकसित अवस्था में नहीं है, पूरे विकसित देश नहीं है। ठीक है, ये इसका बड़ा कारण है। इसी तरह से अफ्रीका का मॉरिशस, अफ्रीका का मॉरिशस अधिकतर माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा,
ये भी, इसके भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो मध्य वृद्धि के क्षेत्र, ये सारे में आप अगर देखिए गौर से तो एशिया के देशों को छोड़कर यहां नेचुरल वृद्धि है, लेकिन इन सभी की वृद्धि ड्यू टू माइग्रेशन, ये इसका बड़ा कारण है। सर यूरोप में आर्मेनिया के बाद क्या है? अजरबैजान, अल्बानिया, माल्टा, साइप्रस। तो लास्ट वाला कनाडा है क्या? हाँ, कनाडा है, यूएसए कनाडा। अब आते हैं सबसे प्रमुख बिंदु, और वो है निम्न वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, और इसमें जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ये लेस देन 1% से भी, यानी 1% से भी कम की वृद्धि पाई जाती है। रहा सवाल कि क्यों, इसलिए कि इस क्षेत्र में बर्थ रेट जो है वो है आपका 10 से 15 प्रति 1000, और डेथ रेट जो है वो है आपका 8 से 11 प्रति 1000। तो यहाँ पर आपका 2 व्यक्ति से 4 व्यक्ति प्रति 1000 का वृद्धि है, मतलब जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 व्यक्ति ही जिंदा रह पाते हैं। हमारे दो का सिद्धांत लागू किया जाता है तो कांस्टेंट हो जाती है जनसंख्या, ना बढ़ती है ना घटती है। क्लियर? और जब हम दो और हमारे एक का सिद्धांत लागू किया जाता है तो धीरे 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 वो घटना स्टार्ट करती है। 3 से 4 जनरेशन जाते जाते पूरे देश की जनसंख्या आधी रह जाती है, ये भी होता है। ठीक है, तो भारत अब जो जिस दर से चल रहा है 1%, उस कंडीशन 2 से 3 पीढ़ी के बाद यहाँ जनसंख्या काफी कम हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये इसका कारण है। अब रहा सवाल कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो पहले स्थान पर आता है यूरोप। यूरोप में सभी यूरोप के देश से नहीं, बल्कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं, जर्मनी, ठीक है, चूंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा, औद्योगिक और तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है। तीसरा फ्रांस, ये यूरोप के नाक है। इस तीनों में से किसी को हटा दें यूरोप का बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े विकसित, सबसे ज्यादा ताकतवर देश हैं यूरोप के, और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल ही कम हो गई है। इसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ईरान, डेनमार्क, ठीक है, और रूस भी इसी में शामिल है, चेक गणराज्य, स्पेन, ये सब भी है। ये 3 से 4 को याद रखने। और यूरोप के बाद दूसरा स्थान इसमें आता है एशिया का, और एशिया में एकमात्र देश है जहां पर
इतनी कम ग्रोथ है, और वो है जापान। और यही कारण है कि निम्न में से कौन है एशियाई देशों को देता है और एक जापान को बना देता है। बस लोग यही गलती कर जाते हैं। पूरे एशिया में मात्र जापान एक ऐसा देश है जहां निम्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। पूरे विश्व की सबसे कम ग्रोथ है जापान, एशियाई देशों में जापान में, यूरोपीय देशों में यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए इसको बड़ा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इस सबसे निम्न और सबसे अधिक बीच वाले को ना पूछता है। ठीक है, और ये टीचर का एग्जाम है, तो बेसिकली इतना याद रखिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, बहुत कम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब यहीं पर मैं आपको जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताऊंगा, ताकि आगे इसको बताने से मैं बच जाऊंगा, और जनसंख्या भी हो ही रहा है, संसाधन और तकनीकी से खाली जोड़ दो तो ये चीजें मेरी हो जाती हैं। इसको कर लिया? जनसंख्या सबसे पहला क्वेश्चन इस पे यही पूछता है कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की संकल्पना किसने दी थी? पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? कोई आंसर? प्रभु तुम तो बताओगे। नहीं सर, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तुम बहुत पिटाने वाला काम कर दिया। यमनेश, नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, हमें लगा कि खाना वाना खाने चला गया। चलो, ये दिया था एडवर्ड एकरमैन। अभी थॉट पढ़े हो ना? एडवर्ड एकरमैन का नाम सुना था? याद रखना कि एडवर्ड एकरमैन ने पूरे विश्व को पॉपुलेशन और रिसोर्स के अनुपात के आधार पर कैटेगराइज करने का काम किया, और इसी को हम जनसंख्या संसाधन प्रदेश कहते हैं। क्लियर? इसको कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने 3 बेसिक चीज माना था, 3 आधार माने थे। इस पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को कैटेगराइज करने के 3 आधार माने थे। सबसे पहला आधार माना था संसाधन की उपलब्धता। दूसरा आधार माना था नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। संसाधन की उपलब्धता पहला हो गया। दूसरा हो गया संसाधन उपयोग की तकनीकी अवस्था। उपभोग की तकनीकी आपका हाथ दिख रहा है, बड़ा सा नहीं दिख रहा है, अवस्था, लिखावट नहीं दिख ठीक है। और तीसरा आधार था जनसंख्या मात्रा, जनसंख्या की मात्रा और गुणात्मक विकास की दशा, ठीक है। गुणात्मक विकास की दशा, ये 3 सबसे बड़े आधार इसने दिए थे, और इसी आधार पर विश्व को 5 जनसंख्या प्रदेशों में, विश्व को 5 जनसंख्या प्रदेश, जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा।
5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने दिया जनसंख्या संसाधन प्रदेश की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी, एडवर्ड एकर ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इस जनसंख्या संसाधन प्रदेश का जो निर्धारण एकरमैन ने किया था किन किन आधारों पर किया था। तो सबसे पहली बात थी संसाधन की उपलब्धता उस क्षेत्र में क्या क्या है और कितनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उस पूरे प्रदेश के तकनीकी विकास की अवस्था क्या है, क्योंकि तकनीकी ही संसाधन होती है। जिम्मरमैन, ये लाइन जिम्मरमैन ने कहा था, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ये लाइन किसने कही थी कि तकनीकी ही संसाधन होता है, तो जिम्मरमैन ने कहा था। इसीलिए एकरमैन ने इस बात को रखा कि उस प्रदेश में तकनीकी विकास किस अवस्था में है, इतना ज्यादा तकनीकी विकास हुआ है। और तीसरी बात उन्होंने ये देखी थी कि उस प्रदेश में जनसंख्या की जो मात्रा है वो क्या है, और जो भी जनसंख्या है अधिक या कम उसका गुणात्मक विकास क्या है, यानी कि कितनी शिक्षित है, पर कैपिटा परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, और जीवन प्रत्याशा क्या है। कहने का मतलब कि एसडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज के डेट में तुम्हारे समाज में, हमारे समाज में आदमी का वैल्यू उसके पॉकेट से होता है, परचेजिंग कैपेसिटी से होता है, उसके लिटरेसी से नहीं होता है, उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं होता है, या फिर ज्यादा स्वस्थ है, लंबी आयु जीता है, इससे नहीं होता है। लेकिन एकरमैन ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब बात ना चलेगा, पैसा हो गया तो आप बड़े आदमी हो गए। आप में स्वस्थ होना और आपका शिक्षित होना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा होने से। ठीक है, तो गुणात्मक विकास यही है कि कितना गुणात्मक विकास हुआ है। ठीक है, इस आधार पर इसने पूरे विश्व को 5 प्रदेश में बांटा। पहला था आपका यूनाइटेड स्टेट टाइप, यूनाइटेड स्टेट टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, PRR, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ठीक है, और इसमें शामिल था यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, सोवियत संघ, ये देश इसमें शामिल है। अब रहा सवाल कि ये यूएसए टाइप क्या है। तो यूएसए टाइप में होता ये है कि पॉपुलेशन कम, संसाधन अधिक, तकनीकी विकास की उच्च अवस्था, ये होता है। तो पॉपुलेशन कम हो, जमीन ज्यादा हो, अन्य संसाधन बहुत अधिक हो, और साथ ही साथ तकनीकी विकास अपनी उच्च अवस्था में हो, तो दिस टाइप ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड इन यूनाइटेड स्टेट टाइप पॉपुलेशन, यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। और ये यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सोवियत संघ, ठीक है, और साथ ही साथ सोवियत संघ। अब तुम ब्रिटेन और फ्रांस को इसमें नहीं रख सकते हो, विकसित तो ये भी है, तो फिर क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि इनके पास जमीन कम है, जनसंख्या का भार ज्यादा है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, लेकिन तकनीकी विकास बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे देशों को यूरोपियन टाइप में रखा गया। दूसरा नंबर, यूरोपियन टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, PRR का मतलब यही है, यूरोपियन टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ठीक है, और इसमें शामिल किया गया कौन कौन?
तो अधिकांश यूरोपीय देश खास करके ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और भी नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सारे भी के सारे हैं। तो अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय देश इसी में शामिल है। इसके अलावा तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, जापान है, इजराइल है, ये सारे देश हैं। अब रहा सवाल कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो मैंने बताया कि जनसंख्या भार अधिक है, संसाधन कम है, और तकनीकी विकास बहुत अधिक है। ये इसकी दशा है। जनसंख्या भार ज्यादा है, संसाधन कम है, लेकिन तकनीकी विकास जो है बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे देशों को, ऐसे जनसंख्या देशों को यूरोपियन टाइप ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन में रखा गया है। तो कौन किसको रखा गया है और क्यों रखा गया है, दोनों चीजें साथ साथ है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा टाइप उन्होंने कहा था ब्राजीलियन टाइप, ब्राजीलियन प्रकार पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, ब्राजीलियन टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, ठीक है। और ब्राजीलियन टाइप में सारे के सारे लैटिन अमेरिकी देश, सभी लैटिन अमेरिकी देश। दूसरा, इसमें बर्मा, थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, ये सब शामिल है। अब रहा सवाल कि ब्राजीलियन टाइप ऑफ पॉपुलेशन क्या विशेषता रखता है। तो इसमें विशेषता ये है कि जनसंख्या, संसाधन बहुत, लेकिन तकनीकी विकास बड़ा कम, ठीक है। जनसंख्या कम, संसाधन की अधिकता, लेकिन तकनीकी विकास बहुत कम, ये इसकी विशेषता है। इसलिए इसको ब्राजीलियन प्रकार की जनसंख्या प्रदेश, संसाधन प्रदेश में रखा गया है। ऊपर का मिटा दूं, यस सर। चलिए ठीक है। सर हाँ, इसमें जैसे कि सेकंड में जो यूरोपियन टाइप जो बताए हैं, इसमें सर जापान, तो सर इसमें तो पॉपुलेशन इसका तो डेंसिटी कम है और जनसंख्या भार अधिक। डेंसिटी जापान का कितना क्षेत्र रहने लायक है, पहले तुम ये देखे हो, 10% हिस्सा। पूरा जापान पहाड़ी है, हर जगह पॉपुलेशन नहीं रह सकती है, जंगल है। और उसी 10% मैदानी हिस्से में सारी की सारी पॉपुलेशन संकेंद्रित है। और ये अभी तुम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी देखा होगा, इसमें आता है जापान। बोलो, जापान किस में आता है? जापान तो सर एशिया में आएगा ना।
यानी किस पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन में आता है? ये तो सर निम्न में आएगा। निम्न में है, सर सर्वाधिक में है। सर्वाधिक में आएगा सर, लेकिन पॉपुलेशन इसका कम है। पॉपुलेशन डेंस की बात कर रहा क्षेत्र के हूँ। आधार पर, क्षेत्र के अनुसार इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत कम क्षेत्र में यानी कि ज्यादा घनत्व तो ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जापान के पास रिसोर्स नहीं है, जापान के पास संसाधन कम है। देखो यहां लिखा है ना, तकनीकी विकास बहुत है, पूरे विश्व कैटेगरी का, विश्व मतलब कि ये तकनीकी रखता है। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इन सब के टक्कर का ये है, बल्कि कुछ बहुत मामलों में इनसे ज्यादा आगे निकल गया है जापान। तो संसाधन कम है, तकनीकी बहुत ज्यादा है और जनसंख्या भार अधिक है। एकदम एग्जैक्ट लागू होता है जापान पे। और एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोपियन, हाँ एशिया के एकमात्र नहीं, इजराइल भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन जापान इसमें पहला है। इजराइल भी आ गया है, ठीक है, तुर्की भी आ गया है। तो एशिया के बहुत सारे देश आ गए हैं जिसमें तो तुम जोड़ जाड़ के देख लेना, इसके बाद बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा चाइना या इजिप्शियन प्रकार। चाइना और इजिप्शियन पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, ठीक है। तो ये जो है इसमें शामिल होते हैं, अधिकांश एशियाई देश इसमें शामिल है। जिसमें चीन के साथ साथ भारत भी शामिल है, ठीक है, चीन के साथ साथ भारत भी शामिल है। अब रहा सवाल कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि बहुत अधिक जनभार, जनसंख्या का भार बहुत ज्यादा है, ठीक है। संसाधन उपलब्धता पर्याप्त है। संसाधन कम नहीं है बल्कि पर्याप्त है। और अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो यही संसाधन कल के डेट में कम पड़ जाएंगे। इसलिए उम्मीद की जाती है कि अगर ये देश तकनीकी के मामले में और अधिक आगे निकल जाए तो ये संसाधन निर्माण कर लेंगे और तब वही जनसंख्या जो आज भार बनी हुई है कम हो जाएगी, संसाधन बढ़ जाएंगे। तो ये चीज तभी हो सकता है जब तकनीकी विकास हो, ठीक है। तो तकनीकी का अल्प विकास, ये इसका कारण है। तकनीकी का अल्प विकास है, विकास हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बाइक ऑफ कर लीजिए रिचार्ज, ठीक है। तकनीकी का विकास हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं। अगर हम तकनीकी का विकास यहाँ कर ले जाए तो संसाधन पर्याप्त उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाएगी और जनभार अपने आप कम हो जाएगा। ये है चाइना टाइप, ठीक है। और इसके बाद है पांचवा में आर्कटिक टाइप। सर इसमें इजिप्ट के बारे में क्या बोला गया है, मिस्र के बारे में? चाइना, मिस्र भी ले लीजिएगा। मिस्र की वही स्थिति है जो चाइना और भारत की है। जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन उपलब्धता पर्याप्त है, केवल अधिक नहीं है, कम भी नहीं है। और तकनीकी विकास अल्प हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अगर संसाधन को बढ़ा दे तकनीकी का विकास करके तो जनसंख्या भार जो आज है वो कम हो सकता है।
यानी कि ये पूरी तरह से संभावनाओं का प्रदेश है। इसी आधार पर इसको संभावनाओं का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि कल के डेट में अगर तकनीकी इसकी डेवलप हो गई, ऑटोमेटिक रिसोर्स बेस बढ़ जाएंगे, और जैसे रिसोर्स बेस बढ़ जाएंगे यही जनभार जनाधिक्य अल्प जनसंख्या में कन्वर्ट कर जाएंगे। इसलिए संभावनाओं का प्रदेश है। ठीक है, अगला है मेरा आर्कटिक। मरुस्थल प्रकार, पॉपुलेशन रिसोर्सेज, जनसंख्या संसाधन प्रदेश, और इसमें सारे के सारे शीत ध्रुवीय प्रदेश शामिल है। ठीक है, शीत ध्रुवीय प्रदेश शामिल है, जहां जनसंख्या अल्पतम पॉपुलेशन, संसाधन प्रचुर, तकनीकी का अल्पतम विकास। तकनीकी है ही नहीं, संसाधन प्रचुर है लेकिन बर्फ के नीचे दबे हैं, जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए आगे इसमें विकास की संभावना भी बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के विरोध में जाकर कितना लड़िएगा। ठीक है, ये बातें हैं। इसलिए ऐसे प्रदेश को आर्कटिक मरुस्थल प्रकार कहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, पूछा ये जाता है कि भारत किस कैटेगरी में शामिल है, तो चाइना इजिप्शियन टाइप में शामिल है। क्यों कहा जाता है कि भारत कल के समय में अल्प जनसंख्या का प्रदेश हो जाएगा? क्योंकि भारत का आज तकनीकी विकास अल्प विकास की अवस्था में है, कल ये अधिक विकास की अवस्था में हो जाए तो यही संसाधन उपलब्धता के आधार बढ़ जाएंगे, संसाधन की मात्रा के और ज्यादा बढ़ जाने की संभावना हो जाएगी, और जैसे ही पॉपुलेशन के अनुपात में संसाधन बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ 10 लोग रहते हैं, 365 किलो राशन है, साल भर खा लेते हैं। अब तुम्हारे यहाँ राशन की मात्रा बढ़ा दें, 7200 किलो राशन हो जाए, उस 10 के लिए अब क्या हो जाएगा? अल्प जनसंख्या हो जाएगी। 2-3 साल खाएंगे तो न घटेगा। हाइब्रिड बो दिया, राशन दुगना हो गया घर में, वही जनसंख्या कम हो गई खाने के लिए। ये बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जनसंख्या में क्या क्या खत्म हो गया जी? थोड़ा सिलेबस देखोगे, बताओगे? अब यहाँ पर एक को वर्तमान विश्व की जनसंख्या वितरण वृद्धि हो गया, जनसांख्यिकी संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्या लास्ट में है। हाँ, संक्रमण पर अभी नहीं बताया। जनसांख्यिकी संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्या है। यहाँ पर एक चीज और है, कि भारत में भी इस तरह का क्लासिफिकेशन किया था। किसने किया था? जनसंख्या संसाधन प्रदेश के आधार पर भारत में इस तरह का जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पी सेन गुप्ता, भारत में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारण, ये किया गया था पी सेन गुप्ता द्वारा।
ठीक है। इसका आधार क्या था? तो जनसंख्या संभाव्यता, दूसरा था जनांक की संरचना, ठीक है, और तीसरा था सामाजिक आर्थिक, ये था। सर दूसरा क्या है? सर क्या बोले, फिर से बोलिएगा सर। जनांक की संरचना। सर पी का फुल नाम क्या है? पहला है जनसंख्या संभाव्यता, दूसरा है जनांक की संरचना, और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर। इस तीन आधार पर इन्होंने भारत में जनसंख्या संसाधन प्रदेश को निर्धारित करने का प्रयास किया और पूरे भारत को तीन प्रमुख प्रदेशों में बांटा। पहला है गतिमान प्रदेश, दूसरा है आपका उदीयमान प्रदेश, और तीसरा है समस्याग्रस्त प्रदेश। गतिमान प्रदेशों को इसने 5 भाग में, उदीयमान को भी 5 भाग में, और समस्याग्रस्त प्रदेश को 9 भाग में पुनः उपवर्गीकृत किया। ठीक है, तो कुल हो गए कितने? 19 भाग। ठीक है, ये था पी सेनगुप्ता का काम, और ये भी क्वेश्चन पूछता है। पी सेनगुप्ता का फुल फॉर्म क्या है सर? फुल नाम सर? फॉर्मूला ऐसे कर उसको करके है फॉर्मूला सेनगुप्ता। ये हो गया। अब एक तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए। प्राकृतिक संसाधन की अवधारणा खास करके उपलब्धि और वितरण के आधार पर जिम्मरमैन ने दी थी। इसको मिटा दो। यस सर। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जिम्मरमैन, ठीक है, इसने उपलब्धि और वितरण के आधार पर दिया था। ठीक है, और इस तरह से इसने 3-4 भागों में बांटा था प्राकृतिक संसाधन। पहला था सर्वसुलभ संसाधन। ठीक है, सर्वसुलभ में कौन आता है जी? जो सामान्य सभी जगह सर्वत्र सामान्य रूप से उपलब्ध हो, सर्वत्र सामान्य रूप से उपलब्ध हो, जैसे ऑक्सीजन, जल है सभी जगह तो नहीं है, CO2, N2, ये सब हर जगह उपलब्ध है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये ना हो, इसलिए ऐसे संसाधनों को सर्वसुलभ संसाधन कहा। लेकिन
उसने दूसरा कैटेगरी जो रखा वो रखा था सामान्य सुलभ संसाधन। ठीक है, सामान्य सुलभ संसाधन में अधिकांश प्रदेश जो कि अधिकांश प्रदेश में प्राप्त हो, ऐसे संसाधन जो अधिकांश प्रदेश में प्राप्त हो, जैसे जल, H2O, कृषि भूमि हर जगह नहीं लेकिन समान रूप से हर जगह पाई जा सकती है। ठीक है, मृदा, वन, ये सभी जगह मौजूद नहीं होते हैं लेकिन सामान्य रूप से मिल सकते हैं, बहुत जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कृषि करने योग्य भूमि रेगिस्तान में नहीं मिलती है, कृषि करने योग्य भूमि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं मिलेगी, जल से ढके हुए क्षेत्र में भी नहीं मिलेगी। मृदा हर जगह नहीं विकसित हो सकती है, जैसे पर्वतीय ढालों पर मृदा का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी इसने रखी थी विरल संसाधन, विरल संसाधन। और विरल संसाधन में सीमित ऐसे संसाधन जो सीमित क्षेत्रों में उपलब्ध है, जो क्षेत्रों में उपलब्ध हो, यानी बहुत कम क्षेत्र में उपलब्ध हो, जैसे सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला। ठीक है, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल हर जगह उपलब्ध नहीं है और हर देश को भी उपलब्ध नहीं है, बहुत कम जगह उपलब्ध है, इसलिए विरल संसाधन कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो समाप्य है और ये कुछ ऐसे हैं जो पुनर्उपयोग करने लायक है। ठीक है, इन्होंने रखा था अद्वितीय, अद्वितीय और अद्वितीय जो कि किसी स्थान विशेष पर प्राप्त हो। जैसे क्रायोलाइट, केवल ग्रीनलैंड में, पूरे विश्व में केवल और केवल ग्रीनलैंड मिलता है। ठीक है, हो गया। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कल हम लोग देखते हैं जनसंख्या संसाधन प्रदेश, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। टेस्ट तो तुम लोग दिए नहीं, क्या जी? थॉट तैयार हो गया सर? ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म हो गया सर? अभी है, कल तक चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, हो सकता है। उसके बाद सर टेस्ट ले लीजिए सर, 2 गो सर। हाँ, तो पहले थॉट का टेस्ट दे लेना। थर्ड का सर ले लीजिए सर, कल सर ये सर ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म के बाद सर ले लीजिए सर। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म करके परसों, थॉट करते हैं। हाँ सर परसों ले लीजिए सर। चलो अब मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, इस वीक में हो जाए तो थोड़ा सर, थॉट। इस बार जो नंबर आएगा वही नंबर एग्जाम में भी आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, जरा सोच समझ Yes, के sir. पढ़ाई कीजिएगा।
हाँ प्रभु, तुम पिछली बार टेस्ट नहीं दिए थे ना? जी सर, नहीं दिए थे। हम भगाएंगे तुमको तुरंत। पढ़ेगा टेस्ट ना देगा है? सब लड़का सब टेस्ट दिया था, तुम गायब रहता है। तो टेस्ट ना देने वालों, इतना जान लो कि भाग, मतलब कि टेस्ट ना दोगे मैं तुरंत आउट करूंगा ग्रुप से। टेस्ट कंपलसरी है, जितना कंपलसरी पेमेंट है उतना ही कंपलसरी टेस्ट भी है, दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चलो इस वीक में थर्ड का होगा, थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर।